आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मीनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो है सूर्य यानी सन। आज हम लोग सन के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर आ रहा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग इसी से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्द स्टैटिक जीके के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू करने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके हमने शुरू कर दिया है और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी लगभग 10 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन यानी सूर्य। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सन जो है यानी सूर्य, ये धरती का निकटतम तारा है, यानी नियरेस्ट जो स्टार है वो क्या है, सन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ के नियरेस्ट दूसरा तारा क्या है जो नज़दीक है, तो वो होगा अल्फ़ा सेंचुरी, वो होगा अल्फ़ा सेंचुरी। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि हम लोग अक्सर कहा करते हैं ना, जैसे अगर कभी मेल की बात होती है, पुरुष की, तो हम लोग बोलते हैं ये अल्फ़ा मेल है, अल्फ़ा मेल है। तो अल्फ़ा मेल से हम लोग बोल देंगे, जैसे अल्फ़ा मेल, इससे हम लोग बोल देंगे क्या कि कहाँ मिलते हैं अल्फ़ा मेल, तो धरती पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर पूछा जाए कि सन के नियरेस्ट तारा यानी सन का जो नियरेस्ट यानी नज़दीकी तारा है वो कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो सन से हमने पकड़ लिया एस और पी से, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से हमने कर दिया पी, एस पी, एस पी, तो एस पी इसकी ट्रिक हो जाएगी। और अल्फ़ा मेल से हमने क्या बोला था, अल्फ़ा मेल से सूर्य, मतलब ये सॉरी अर्थ, धरती पे क्या होगा, अल्फ़ा मेल कहाँ होगा, धरती पे, तो अल्फ़ा सेंचुरी। आगे चलते हैं। अब है सबसे चमकीला तारा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा यानी कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा, तो ब्राइटेस्ट स्टार होता है डॉग स्टार, डॉग स्टार। हम लोग बस कट टू कट चलेंगे और कुछ भी फालतू बात ना करते हुए और जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। अब है सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर दूर है। अब देखिए, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है क्या, आकाश गंगा, आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी का नाम। उसके सेंटर से यानी कि केंद्र से, केंद्र से, केंद्र से जो 26,000 लाइट ईयर दूर है, कौन, सन यानी सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा के सेंटर से यानी केंद्र से 26,000 लाइट ईयर दूर है। आगे चलते हैं। अब है 1 लाइट ईयर। अब हम लोग 1 लाइट ईयर, थोड़ा सा ये कुछ एडिशनल फैक्ट है, ये भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, पूछा जाता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब देखिए 9 आता है और लाइट, अगर L है, L को अगर हम लोग थोड़ा ऐसे देखें, अगर हम लोग L को ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे, तो ये I जैसा लगता है, और I का जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो कितना होता है, 9, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और देखिए ये 10⁻15 है, अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा, हल्का कम हो जाएगा। तो 101 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर जो है जीरो कम हो जाएंगे, तो 10⁻12। आगे चलते हैं। अब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखिए ए आता है कितने पोजीशन पे, 1 पे, तो स्टार्टिंग कैसे होगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और यही 8 किलोमीटर में, अगर जब हम लोग मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो क्या होगा, 3 जीरो जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है 1 पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखिए, सन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के सेंटर यानी केंद्र, सेंटर यानी कि केंद्र, सेंटर यानी कि केंद्र, सन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चक्कर लगाती है। कितने किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगाती है। लेकिन तब भी
हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में सन को लगभग 25 करोड़ साल लग जाते हैं, 25 करोड़ साल लग जाते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलेंगे 225 मिलियन, इसी को हम लोग बोलेंगे 225 मिलियन, ठीक है। आगे चलते हैं। और जब सन मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेता है, यही जो सन जो है ये जब मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक गैलेक्टिक ईयर यानी एक गैलेक्टिक वर्ष बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक गैलेक्टिक ईयर होता कितना है तो 25 करोड़ साल, क्योंकि सन को जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी हमारा जो आकाशगंगा उसका चक्कर लगाने में कितना समय लगा था, तो 25 करोड़ साल। तो एक गैलेक्टिक ईयर पूछेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक ईयर। तो एक गैलेक्टिक ईयर कितना हो गया, 25 करोड़ साल या 225 मिलियन यानी 225 मिलियन साल, ठीक है। और सन कितना स्पीड से चक्कर लगाता था, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब है सन अपने एक्सिस पर कैसे घूमता है, तो ईस्ट से वेस्ट घूमता है। सन अपने एक्सिस पर कैसे घूमता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ठीक है। सनलाइट को अर्थ पे आने में यानी धरती पे जो है सूर्य की रोशनी को आने में 500 सेकेंड लगता है, 500 सेकेंड। और जब अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मूनलाइट को अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है, मूनलाइट को अर्थ पे आने में लगता है 1.3 सेकेंड। अगर सन का बोलेगा तो 500 सेकेंड या इसी को हम लोग बोलेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। और अगर मूनलाइट को बोलेगा यानी चंद्रमा की रोशनी को धरती पे आने में 1.3 सेकेंड लगता है। आगे चलते हैं। सनलाइट के रेडिएशन प्रेशर के कारण कॉमेट की जो धूमकेतु जो है उसकी जो पूंछ है यानी टेल है वो सूर्य से दूर इंगित करती है, यानी सूर्य से दूर दिखती है सनलाइट के रेडिएशन प्रेशर के कारण, ठीक है। अब पूछेंगे सनलाइट का रेडिएशन प्रेशर, तो सनलाइट जो है सूर्य जो है एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य से दूर इंगित करती है। देखिए मैं बस वो फैक्ट आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आता है, मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं बता रहा, जो एग्जाम में आ रहा है बस मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। सन के अर्थ की एवरेज डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, 14.96 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसी का जो मान होता है वो होता है 1.496 गुना 10 पे पावर 11 या 1.496 या इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। अब मैंने आपको बोला था ए यानी कि ए की पोजीशन 1 होती है तो स्टार्टिंग 1 से होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी को जो हमारी धरती है वो सूर्य के काफ़ी निकट आ जाती है, काफ़ी नज़दीक आ जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं पेरीहिलियन। एग्जाम में वर्ड में आपको टर्म मिलेगा एक जगह, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेरीहिलियन क्या होता है। तो जब धरती सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। आप लोग ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि P फॉर पेरीहिलियन, P फॉर पास, ठीक है, P फॉर पास, ठीक है। तो 3 जनवरी को होता है ऐसा, 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर अगर डिस्टेंस पूछा जाए धरती से सूर्य का तभी कितना हो जाता है, तो 14.70। एवरेज कितना था, एवरेज था 14.96, लेकिन इस समय कितना हो जाता है 14.70। और वही 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को जो धरती है वो बहुत दूर चली जाती है, ठीक है, सूर्य से, और इसको हम लोग बोलते हैं एपीहिलियन। 15.11 करोड़ किलोमीटर, 15.11 करोड़ किलोमीटर तब दोनों की डिस्टेंस बीच की हो जाती है। तो देखिए 3 पहले आ रहा है तो पास होगा। पेरीहिलियन कब भी होगा, 3 जनवरी को, क्योंकि जनवरी भी पहले जुलाई से और 4 भी पहले, 4 से पहले क्या 3। तो यहाँ पर देखिए पहले आ रहा है, ये पहले हो रहा है तो क्या होगा पेरीहिलियन, पहले पेरीहिलियन और 14.70 हो जाएगा। और अर्थ क्या होगा इस समय नज़दीक हो जाएगा सन के, और 4 जुलाई को क्या होगा दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
सन का अगर आपसे डायामीटर पूछे तो वो हो जाएगा 13,92,700, 13,92,700। यही जो है 109 गुना है, 109 गुना है ग्रेटर, ज़्यादा है किससे, धरती के। अब पूछेगा धरती का कितना है तो हम लोग बोलेंगे 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। डायामीटर मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या नहीं, हाँ शायद त्रिज्या ही होता है, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी डायामीटर, सन का डायामीटर 13,92,700। आगे चलते हैं, अब कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। अब है कि सन की जो एनर्जी है वो कैसे उत्पन्न होती है, तो वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। सन की एनर्जी जो है यानी नाभिकीय संलयन, संलयन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, ये है फ्यूजन, ठीक है। वो जो फ्यूजन होता है वो होता है टूटना, यानी नाभिकीय, नाभिकीय का टूटना, ठीक है। और ये है संलयन यानी जुटना, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन कितना होता है 75% और हीलियम 24% और बाकी 1% में अदर सब गैसेज आते हैं। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन को देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है सबसे पहले कोर। कोर, सन का सेंटर कौन सा है, कोर। कोर को हम लोग बोलते हैं सन का सेंटर, यानी सन का यानी सूर्य का केंद्र। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसी के कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के सभी पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में मिलते हैं, प्लाज्मा स्टेट में मिलते हैं। यहाँ क्या होता है, यहीं पे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अभी जो हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन यही होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है रेडिएशन सर्किल। अब है रेडिएशन सर्किल, यह जोन कोर को चारों ओर से ढकी हुई है। अभी जो हमने कोर पढ़ा उसको चारों ओर से कौन ढकी हुई है, तो रेडिएशन सर्किल। रेडिएशन सर्किल जो है ये कोर को चारों ओर से ढकी हुई है। कोर से निकली एनर्जी, कोर से निकली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन सर्किल तक पहुंचती है। यानी हमने जो अभी कोर पढ़ा था वहां से जो एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन वही होता है, तो वहाँ से जो यानी नाभिकीय संलयन, तो वहाँ से जो एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन सर्किल में पहुँचती है। अब आप लोग पूछेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसा ऊर्जा मतलब वेव है, वेव मतलब तरंग है, जिसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे लाइट है ना, हर माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। उसको वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, हर चीज़ में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। और वही अगर पूछे लॉन्गिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव, तो ये क्या होता है, तो ये सब जो है ये सबको एक माध्यम चाहिए। जिस तरह से होता है हम लोग साउंड पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड से ही पास कर पाती है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से, लेकिन कि अगर वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो रेडिएशन सर्किल का एग्जाम्पल जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, फोटोन हो गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, बस खत्म ही होने वाला है। अब है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या होता है, यहाँ से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। अभी जो रेडिएशन सर्किल में ऊर्जा आई थी, अब उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा यानी संवहन होगा, वो किसके थ्रू, किसके होके होगा, कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन से होते हुए। इसी जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बने जो कोशिका है वो पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। इन्हीं सेलों के बीच ऊर्जा का आगे संवहन होता है और ऊर्जा का संवहन इन्हीं सेलों के अंदर से होता है। अब है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यह सूर्य का वो भाग है जो हमें दिखाई देता है। सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो फोटोस्फीयर। टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सन स्पॉट पाया जाता है। सन स्पॉट कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ। अब हम लोग कैसे इसका ट्रिक बनाएंगे, देखिए। फोटो लेते समय क्या किया जाता है, स्पॉट किया जाता है। फोटो लेते समय क्या किया जाता है, स्पॉट। फोटो लेते समय स्पॉट किया जाता है, ठीक है। तो फोटोस्फीयर। अब क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर जो है यह सूर्य का वायुमंडल यानी सूर्य का एटमॉस्फेयर, कौन सा है, क्रोमोस्फीयर, ठीक है। अब लास्ट है कोरोना। अब देखिए कोरोना क्या है, सूर्य का बाहरी परत, सूर्य का बाहरी परत। ये सोलर एक्लिप्स के टाइम में देखा जाता है। सोलर एक्लिप्स यानी शायद सूर्य ग्रहण इसे कहते हैं, तो उस समय देखा जाता है। और सन का मुकुट भी इसे कहा जाता है। सन का जो है मुकुट कहा जाता है। कोरोना की जो हिंदी होती है वो शायद कीरट होती है, कीरट, कीरट, ठीक है। तो सूर्य का बाहरी परत है, सोलर एक्लिप्स के टाइम में देखा जाता है, सन का मुकुट भी कहा जाता है। सो हमने एक और टॉपिक को क्लियर कर लिया। अगर
सूर्य से क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द गाइज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।